नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 12 में आज हम केंद्र राज्य संबंधों के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि देखा जाए तो केंद्र राज्य का जो संबंध है उसमें समझने वाली चीज़ बहुत है, फिर भी एग्जाम में प्री के दृष्टिकोण से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों को मैंने यहाँ कवर करने का कोशिश किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा केंद्र राज्य संबंध। इसके अलावा आपको बता दूं कि हमारी भारतीय भूगोल एवं भारतीय इतिहास की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है और उसका ई बुक भी आ चुका है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न लेते हैं केंद्र राज्य संबंध से। प्रश्न है, भारत में केंद्र राज्य संबंध की स्थिति क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संविधान है वह संघीय स्वरूप में है और सभी शक्तियां जो विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियां होती है वह केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजित है। और यहाँ हमें यह ध्यान रखना है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है और उसमें जो न्यायिक शक्तियां हैं उनका बंटवारा नहीं किया गया है। तो बंटवारा यहाँ पर सिर्फ विधायिका, कार्यपालिका और जो वित्तीय शक्तियां होती हैं उन शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। लेकिन इन सारी शक्तियों में अगर देखा जाए तो जो महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, मतलब ज़्यादा शक्तिशाली है, वह केंद्र है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो केंद्र राज्य संबंध की स्थिति है वह संघवाद की ओर उन्मुख है, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा है लेकिन शक्तियों का ज़्यादा झुकाव केंद्र की ओर है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में केंद्र राज्य संबंध। तो संविधान में किन अनुच्छेदों के माध्यम से केंद्र राज्य संबंध को परिभाषित किया गया है, स्पष्ट किया गया है, उसकी सीमा का निर्धारण किया गया है। तो विधायी संबंध के बारे में देखें तो अनुच्छेद 245 से 255 के मध्य और भाग 11 में विधायी संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो आपको यह याद रखना है, एक प्री के एग्जाम में यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रशासनिक संबंधों को देखा जाए तो अनुच्छेद 256 से 263 के मध्य और यह भी भाग 11 में है। और वित्तीय संबंध की अगर बात करें तो अनुच्छेद 268 से 293 के मध्य है और वित्तीय संबंध भाग 12 में उल्लेखित है। तो यह आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं केंद्र राज्य विधायी संबंधों के मामले में कितनी स्थितियां होती हैं, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध बनते हैं उनमें कौन कौन सी स्थितियां हैं। तो मुख्य रूप से 4 स्थितियां हैं। पहला स्थिति यह है कि केंद्र राज्य विधान के सीमांत क्षेत्र। दूसरी स्थिति है विधायी विषयों का बंटवारा। तो जैसा कि हमने देखा है कि संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से जो शक्तियां हैं उनको बंटवारा किया गया है। इसके अलावा है राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान। तो बहुत सारे जो राज्य हैं वहां पर संसदीय विधान भी लागू होते हैं। तो यह भी एक स्थिति है, तीसरी स्थिति। और चौथी स्थिति की बात करें तो राज्य विधान पर केंद्र का नियंत्रण। तो ये सारी स्थितियां हैं केंद्र राज्य के विधायी संबंधों में। तो इन सभी को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन केंद्र राज्य विधायी संबंध के बारे में, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में या केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारा मेंस का जो वीडियो लेक्चर है वह देख सकते हैं। उसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है। चूंकि यह प्री से संबंधित वीडियो है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा व्याख्या नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए संसद को राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने की शक्ति दे सकती है। तो यह अनुच्छेद है 249। सामान्यतः देखा जाए तो जो विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें जो राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है। जो संघ के विषय हैं उस पर संघ यानी कि केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन अगर राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में जो राज्य सूची का कोई विषय है उस पर कानून बनाना बहुत ही आवश्यक है, तो इस संबंध में वह संसद को शक्ति दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष स्थितियों में जब संसद किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है तो वह एक बार में कितने समय तक प्रभावी रहता है। तो जब किसी राज्य सूची पर संसद द्वारा कानून बनाया जाता है और यह स्थिति विशेष परिस्थितियों में ही होती है तो यह कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है। हालांकि बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद के कानून भारत के किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो सामान्यतः देखा जाए तो ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर संविधान द्वारा क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र के मामले में संसद पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यानी कि अगर हम कहें दूसरे शब्दों में तो कह सकते हैं कि संसद के कानून
इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं। तो पहला क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दादर और नागर हवेली और चौथा दमन और दीव। हालांकि वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो दादर एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव का आपस में विलय हो चुका है और भारत का यह 8वां केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद कितनी असाधारण स्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो सामान्यतः जैसा कि हम जानते हैं कि राज्य सूची के विषय पर राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पांचों को याद रखना है। तो 5 ऐसी स्थितियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहली स्थिति यह होती है जब राज्यसभा इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित कर दे। दूसरी स्थिति यह होती है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। तीसरी स्थिति राज्यों के अनुरोध की अवस्था में। चौथी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के संबंध में। और 5वां राष्ट्रपति शासन के दौरान। तो ये सारी स्थितियां हैं जब राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। आगे बात करते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वीं अनुसूची में वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं संघ सूची की। तो 100 इसमें विषय हैं और मूलतः इसमें 97 विषय थे। नेक्स्ट है राज्य सूची, 61 वर्तमान में है और मूलतः इसमें 66 थे। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि दोनों के कानून किसी विषय पर बनाए जाएं तो उस स्थिति में जो संघ के कानून होते हैं वह ज़्यादा प्रभावी होते हैं। तो समवर्ती सूची में 52 है और मूलतः इसमें 47 यानी कि 47 थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अवशिष्ट सूची, अर्थात वे विषय जो उपरोक्त तीनों सूचियों में किसी में शामिल नहीं होते, उस पे कानून किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो संसद कानून बना सकती है। अगर इन तीनों सूची में से कोई भी विषय ऐसा है जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है तो उन सूची को अवशिष्ट सूची की संज्ञा दी जाती है और इस सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवशिष्ट करों के आरोपण के संबंध में किसके द्वारा विधान बनाया जा सकता है? तो हम देखते हैं कि विशिष्ट प्रकार के जो अवशिष्ट कर होते हैं कभी कभी वह लगाए जाते हैं, तो इनके संबंध में कानून जो बनाया जाता है वह संसद के द्वारा। तो संसद के द्वारा क्यों? वह संसद के द्वारा इसीलिए कि जो अवशिष्ट कर हैं वह अवशिष्ट सूची में आते हैं, यानी कि उपरोक्त किसी भी सूची में जो नहीं आ रहे हैं ऐसा कर, तो उन पर संसद कानून बना सकती है। आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत कितने विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? तो टोटल 5 विषयों को यहां शामिल किया गया है। यदि आप लुसेंट की बुक देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस यहां पर मिलेगा सूची के संबंध में। तो मैंने यहाँ लक्ष्मीकांत की बुक से ली है और लक्ष्मीकांत की बुक जो है भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे मानक बुक अभी वर्तमान में मानी जाती है। तो उसी के डाटा के अनुसार 5 विषय हैं जिनको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो पहला है शिक्षा, दूसरा वन, तीसरा नाप एवं तौल, चौथा वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण और 5वां है न्याय का प्रशासन। तो इन 5 को आपको याद रखना है। ये 5 ऐसी सूचियां हैं जो कि राज्य सूची में थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है या संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं करता है तो इस आधार पर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको यह याद रखना है और इसकी 2 कंडीशन भी याद रखनी है। तो यह अनुच्छेद है अनुच्छेद 365। तो अनुच्छेद 365 आपको यह याद रखना है और इसकी कंडीशन पहले यह है कि राज्य जो है वह केंद्र के निर्देश का पालन करने में असफल रहता है या वहां पर संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, कार्य नहीं हो रहा है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतरराज्यीय परिषद 263 के अनुसार, अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के प्रस्ताव पर संसद नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है? तो अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय सेवा। और जैसा कि आप लोग को पता होगा कि वर्तमान में भारत में 3 अखिल भारतीय सेवा है। और अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहली जो अखिल भारतीय सेवा है वह है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS। और तीसरा है भारतीय वन सेवा यानी कि IFS। तो इन तीनों को आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं तो यह भी जान लें कि जो अखिल भारतीय सेवा है उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि केंद्र और राज्य में जो उच्च स्तरीय प्रशासन होता है उसका रखरखाव अच्छे से किया जा सके, संचालन अच्छे से किया जा सके। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवा का उद्देश्य यह भी होता है कि भारत में जो प्रशासनिक एकीकरण है उसको सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा केंद्र और राज्य के जो सामूहिक हित होते हैं उनके बीच जो कार्य होते हैं उनमें भी सहयोग एवं एकरूपता बनी रहे। तो इसी कारण से अखिल भारतीय सेवा का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य लोक सेवा आयोग, तो विभिन्न राज्य जो हैं हमारे भारत में उनके अपने अलग लोक सेवा आयोग है और इनके अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लेकिन आपको यहाँ एक बात यह ध्यान रखना है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य होते हैं इनको हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। तो आपको यह भी याद रखना है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो संयुक्त मतलब 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर जब संयुक्त रूप से किसी राज्य लोक सेवा आयोग का गठन करते हैं तो उस स्थिति में जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो यह भी आपको याद रखना है। इन तीनों प्रश्नों को आपको याद रखना है। सेम टू सेम जैसे लेंगे लेकिन थोड़ा सा अंतर है। आगे बात करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो आपको इन दोनों को याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होते हैं उनसे सलाह करते हुए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किन 2 या 2 से अधिक राज्यों हेतु एक ही उच्च न्यायालय है? यानी कि ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता क्षेत्र 1 से ज्यादा राज्यों में है। तो पहला है महाराष्ट्र एवं गोवा और दूसरा है पंजाब एवं हरियाणा। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कटौती का आदेश देते हैं? तो यह है अनुच्छेद 360। और अभी देखा जाए तो जिस प्रकार के हालात हैं उस हालात में आपको जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति है, जो वित्तीय संबंध है केंद्र राज्यों को, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए क्योंकि वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक है यह सब्जेक्ट। आगे चलते हैं। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र का क्या कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 355 देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसलिए हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को क्या कर्तव्य दिए गए हैं। तो पहला कर्तव्य केंद्र का यह है कि बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। तो यहाँ एक प्रकार से देखा जाए तो यह रक्षक की भूमिका में है यहाँ पर संघ सरकार यानी कि केंद्र। दूसरा है संघ का यह दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। अनुच्छेद 355 के अनुसार केंद्र को यह कर्तव्य जिम्मेवारी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो यानी कि UGC यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक गैर संवैधानिक परामर्शदात्री निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों के विकास हेतु विचार विमर्श किए जाने वाले राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनके सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस अनुच्छेद के द्वारा संसद को यह अधिकार है कि वह वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को आवश्यकता अनुसार अनुदान उपलब्ध कराए? तो अनुच्छेद 275 में यह कहा गया है कि वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर, हालांकि वित्त आयोग की जो सिफारिश है उसको मानना न मानना यह सरकार पर, केंद्र सरकार पर निर्भर है। तो इसकी सिफारिश के आधार पर संसद को यह अधिकार है कि वह आवश्यकता अनुसार अनुदान उपलब्ध कराए राज्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 280 के तहत गठित वित्त आयोग कैसा निकाय है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्ध न्यायिक निकाय है और इस अनुच्छेद को भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 280, इसका संबंध है वित्त आयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति 5 वर्ष पर किसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो हालांकि वित्त आयोग के एक से ज्यादा कार्य हैं, मतलब बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य कार्य की बात हो रही है। तो सबसे प्रमुख कार्य यह है कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो कराधान व्यवस्था है उसका निर्धारण करना है, यानी कि केंद्र द्वारा राज्यों को कितनी कर की मात्रा दी जाए, यानी कितना उसकी हिस्सेदारी उसमें दी जाए, और ऐसी जो प्राप्ति होती है कर के द्वारा, इनको राज्य के बीच जो हिस्सेदारी है उसका निर्धारण करना। तो यह दो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है वित्त आयोग के प्रमुख कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थिति में राष्ट्रपति केंद्र एवं राज्य के बीच संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकती है? तो संविधान में राजस्व का किस प्रकार से वितरण होगा यह व्यवस्था की गई है सामान्य स्थितियों में, लेकिन कुछ विशेष स्थितियां जब आती हैं तो राष्ट्रपति केंद्र और राज्य के बीच जो संवैधानिक राजस्व वितरण की व्यवस्था है उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकती है। तो यह स्थिति बनती है अनुच्छेद 252 के तहत, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है। तो उस स्थिति में जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है? तो जब वित्तीय आपातकाल की स्थिति आती है, वर्तमान में देखा जाए तो हो सकता है कि आने वाले दिन में ऐसी स्थिति बन जाए, तो इसलिए आप इस प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखें। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में केंद्र द्वारा राज्यों को क्या निर्देश दिया जा सकता है? तो पहला निर्देश यह दिया जा सकता है कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करें, यानी कि किसी भी कार्य को कराया जाता है उसके लिए फंड को रिलीज करवाया जाता है, मांग की जाती है, तो उसके वित्तीय औचित्य को प्रमाणित करना बहुत ही आवश्यक होता है और इसी सिद्धांत के पालन करने हेतु निर्देश दे सकती है। तो पहला हमें याद रखना है यहाँ पर वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत राज्य की सेवा में लगे अन्य सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं भत्ते में कमी। तो अभी देखा जाए तो कुछ दिन पहले ही यह न्यूज आया था कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भत्ते में, वेतन में कटौती करने का प्रस्ताव है। तो इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति आती है तो केंद्र द्वारा राज्यों को भी इस संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं। तो यह दूसरा भी आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट यह है कि सभी धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखा जाना। तो यह वित्तीय जब आपातकाल की स्थिति होती है तो ये सारी स्थितियां होती है, तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों में हार गई, जिसके फलस्वरूप केंद्र राज्य संबंध में व्यापक परिवर्तन आया? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित वीडियो भी उपलब्ध है हमारे जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर, और मेंस की जो श्रृंखला है उसमें आप देख सकते हैं, व्यापक रूप से वहां पर चर्चा की गई है। तो 1967 के पहले देखा जाए तो केंद्र और राज्य में कांग्रेस की ही सरकार रही है, तो इस कारण से किसी भी प्रकार का उनके बीच विवाद नहीं आया केंद्र और राज्यों के बीच। लेकिन जब 1967 के बाद जब राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनने लगी तो केंद्र और राज्यों के संबंधों में भी परिवर्तन आए और इनके जो संबंध है उनमें करवाहट आने लगी, विवाद उत्पन्न होने लगे। तो ये हमें याद रखना है। 1967 देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंधों में एक टर्निंग पॉइंट था और इसी वर्ष के बाद से केंद्र राज्य संबंधों में एक नए दौर स्टार्ट होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। केंद्र राज्यों के मध्य विवाद सुलझाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण आयोग हैं, उन आयोगों को देख लेते हैं, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1966 में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में गठित 1966 में प्रशासनिक सुधार आयोग। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि इस प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 22 सिफारिशें प्रस्तुत की थी
और केंद्र राज्य संबंधों को सुधार करने के लिए इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो उनमें एक महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए अनुच्छेद 263 के अनुसार। इसके अलावा इसने यह भी सिफारिश की थी कि राज्यपाल के रूप में गैर दलीय ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जिसका सार्वजनिक जीवन एवं प्रशासन में लंबा अनुभव हो। तो हम अभी वर्तमान में देखते हैं कि केंद्र राज्य के जो संबंध हैं उनमें यदि सबसे विवादास्पद स्थिति देखा जाए तो वह राज्यपाल की नियुक्ति ही मानी जाती है। हालांकि और भी बहुत सारे ऐसी स्थितियां हैं, जैसे कि पार्टी हित में राष्ट्रपति शासन को लगाना, राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए केंद्रीय बलों की नियुक्ति, मतलब कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। तो ये सब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा चर्चा करना उचित नहीं रहेगा। तो आगे चलते हैं, दूसरे आयोग के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा आयोग लेते हैं 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा गठित राजमन्नार आयोग, जिसके अध्यक्ष थे वीपी राजमन्नार। और आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि इस आयोग का गठन तमिलनाडु सरकार द्वारा हुआ था 1969 में, राजमन्नार आयोग। और यह भी जो आयोग था यह भी केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए और राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए गठित की गई थी और इस संबंध में सुझाव देने थे इसका प्रमुख कार्य। नेक्स्ट बात करते हैं 1983 में गठित सरकारी आयोग। तो केंद्र राज्य संबंधों में यदि कहा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण अभी तक जो आयोग गठित कौन हुआ, तो वह हम कह सकते हैं सरकारी आयोग। बहुत ही महत्वपूर्ण आयोग था 1983 में गठित, जिसके अध्यक्ष थे आर.एस. सरकारिया। और आर.एस. सरकारिया सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। तो केंद्र राज्य संबंधों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछता है कि सरकारिया आयोग का संबंध किससे है, तो केंद्र राज्य संबंधों से। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 1977 में किस राज्य सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों पर एक स्मरण पत्र जारी किया था? तो केंद्र राज्य संबंधों पर 1977 में पश्चिम बंगाल द्वारा एक स्मरण पत्र भी जारी किया गया था। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित किस आयोग ने यह स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के लिए मजबूत केंद्र का होना आवश्यक है? तो भारत में देखा जाए तो विविधतापूर्ण राज्य है, देश है, और यहाँ पर इतनी विविधता पाई जाती है कि इन सारी विविधताओं को एकता के सूत्र में बांधे रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है कि यह केंद्रीय सत्ता हो और यह केंद्रीय सत्ता के पास पर्याप्त शक्ति हो। तो सरकारी आयोग ने इसी संदर्भ में स्पष्ट किया था कि यदि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हमें मजबूत बनाना है तो इस स्थिति में केंद्र का होना बहुत ही आवश्यक है, मजबूत केंद्र का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2007 में पुंछी आयोग का गठन किया गया था केंद्र राज्य संबंधों के लिए। तो ये थे हमारे केंद्र राज्य संबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्री के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिन में, एक दो दिन में, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्य परीक्षा के संदर्भ में जो 65वीं मुख्य परीक्षा होने वाली है उसके संदर्भ में जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनको एक अलग प्लेलिस्ट बना दूं, ताकि जो भी 65वीं मुख्य परीक्षा देने वाले हैं वे उन वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार फ्रेंड्स, जीके बकेट स्टडी ट्यूब पर आपका स्वागत है। भाग 13 में आज हम बात करने वाले हैं संसदीय प्रणाली और संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। हमेशा की तरह प्रश्न उत्तर फॉर्मेट में ही रहेगा हमारा यह वीडियो। पहला प्रश्न लेते हैं, संविधान में संशोधन प्रक्रिया की प्रकृति कैसी है? तो लचीला एवं कठोर का मिश्रण। और जैसा कि आपको पता है कि जो ब्रिटेन का संविधान है उसमें संशोधन करना अपेक्षाकृत बहुत आसान है, वहीं अमेरिका में देखा जाए तो यह बहुत ही मुश्किल है। मतलब कहने का मतलब कि भारत का संविधान ऐसा है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया लचीला एवं कठोर दोनों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 368 भाग 20 के अनुसार संविधान में संशोधन संसद कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान में संशोधन कर सकता है किंतु मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकता। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्णय दिया गया था और यह निर्णय किस वाद में दिया गया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। यह वाद था, यह मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद के किस सदन से आरंभ की जा सकती है? तो किसी भी सदन से, तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वह संसद के दोनों सदनों में से
किसी भी सदन से आरंभ की जा सकती है। आगे बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक को सदन में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान संशोधन जो होता है वह सांसदों द्वारा प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर कोई भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य दोनों में से कोई भी संविधान संशोधन विधेयक को सदन में प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति होने पर क्या संयुक्त बैठक के माध्यम से संशोधन विधेयक पास कराया जा सकता है? तो नहीं। आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होता है वह संसद की संयुक्त बैठक के माध्यम से पास नहीं कराया जा सकता, जिसका मतलब यह है कि यदि आपको संविधान में संशोधन करना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अलग अलग पास करवाना होगा। और आपको यह बताना है कमेंट सेक्शन में कि संसद की जो संयुक्त बैठक होती है वह किस अनुच्छेद के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो हमारे जो संविधान में संशोधन की व्यवस्था है वह 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। तो आपको यह याद रखना है, साधारण बहुमत से बहुत सारे अनुच्छेदों को यहां पर संशोधित किया जा सकता है संसद के द्वारा। और आपको यह भी याद रखना है कि यह जो संशोधन की व्यवस्था है संसद के साधारण बहुमत द्वारा, यह अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर है। यानी कि अनुच्छेद 368 में इस प्रकार के संशोधन का उल्लेख नहीं है। और इसके द्वारा हम देखते हैं कि बहुत सारे भाग में संशोधन हो सकता है, जैसे कि नए राज्य का प्रवेश करना हो, नए राज्य का गठन करना हो, राज्य विधान परिषद का निर्माण करना, उसकी समाप्ति, संसद की गणपूर्ति, संसद सदस्य के वेतन भत्ते, नए राज्य का निर्माण और सीमा से संबंधित, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रावधान साधारण बहुमत से ही हो जाते हैं। और इसी कारण से कहा जाता है कि भारत का संविधान लचीला है, हालांकि कठोर भी है, वो हम आगे देख लेते हैं। दूसरा प्रावधान है संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में है। और यहां आपको यह ध्यान रखना है कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा जब संशोधन किया जाता है तो विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण में केवल मतदान के समय होती है। सॉरी। आगे बात करते हैं तीसरी विधि से। तो संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के जो विधानमंडल है उनकी संस्तुति के उपरांत संशोधन। तो संशोधन की यह प्रक्रिया जो है यह बहुत ही कठिन है, और इन्हीं प्रक्रिया के कारण कहा जाता है कि भारत का संविधान जो है अपेक्षाकृत कठोर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कठोर और नॉर्मल और सामान्य लचीला है, तो उन दोनों का मिश्रण है। और यहां आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह जो तीसरी विधि है संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडल की संस्तुति के द्वारा संशोधन, इसमें मुख्य रूप से जो संघीय ढांचे से संबंधित प्रावधान है उनमें संशोधन इस प्रकार से किया जाता है। और संघीय ढांचे में अगर देखा जाए तो प्रमुख क्या आते हैं, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन और उनकी प्रक्रिया संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, ये भी संघीय ढांचे के अंतर्गत आता है। तो देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिनको कि संसद इस विधि से संशोधन कर सकती है। 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विधेयक हो, संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व हो, तो ये सब देखा जाए तो सामान्यतः जो विषय हैं ये सब संघीय ढांचे से संबंधित है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कितने प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है? तो 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था। तो अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है। एक संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और दूसरा संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडल की संस्तुति के उपरांत संशोधन। यानी कि हमने जो संसद का साधारण बहुमत द्वारा जो संशोधन की प्रक्रिया देखी थी उसका उल्लेख संविधान में 368 के अधीन नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसद के साधारण बहुमत से किया जाने वाला संशोधन संविधान संशोधन क्या अनुच्छेद 368 का भाग है? तो नहीं है, जैसा कि हमने अभी इसकी चर्चा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में किस प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? तो देखा जाए तो भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व मानी जाती है, और इसी कारण से इसमें जो संशोधन की प्रक्रिया है वह संसद के विशेष बहुमत द्वारा ही हो सकती है। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत जो प्रावधान दिया गया है उसके तहत ही मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रकार के संविधान संशोधन विधेयक को
कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाना अनिवार्य है। तो वैसे विधेयक जो संघीय व्यवस्था में संशोधन से संबंधित है। तो संघीय व्यवस्था में संशोधन यानी कि इस संशोधन का प्रभाव राज्यों पर भी पड़ेगा। तो निश्चित रूप से जब राज्यों पर इस संशोधन का प्रभाव पड़ेगा तो आपको राज्यों की अनुमति तो कम से कम लेनी ही होगी, और इस स्थिति में यह आवश्यक है कि राज्यों की अनुमति लिया जाए। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं संसदीय व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। कुछ देख लेते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो हमारे यहाँ जो संसदीय स्वरूप का सरकार है उसमें अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्र की संसदीय व्यवस्था। तो अनुच्छेद 74 एवं 75 में इसका उल्लेख मिलता है। राज्यों की संसदीय व्यवस्था की अगर बात करें तो यह अनुच्छेद 163 एवं 164 में इस प्रकार का वर्णन मिलता है। तो यह दोनों आपको याद रखना है, केंद्र की और राज्य की अलग अलग। अगला प्रश्न लेते हैं, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो विधायिका के प्रति। बहुत इंपॉर्टेंट है, संसदीय व्यवस्था भारत में इसीलिए अपनाया गया है क्योंकि कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पर देखा जाए तो जो संविधान निर्माता थे उनका प्रमुख उद्देश्य यह था कि हमारे यहाँ ऐसी शासन व्यवस्था हो, उत्तरदायित्व जिसमें कि महत्वपूर्ण पद हो। तो उत्तरदायित्व वाली शासन व्यवस्था ही भारत में अपनाया गया है और इस प्रकार की जो व्यवस्था है वह संसदीय व्यवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसको कैबिनेट सरकार भी कह सकते हैं, उत्तरदायी सरकार भी कह सकते हैं, या सरकार का वेस्ट मिनिस्टर रूप भी कह सकते हैं। तो यह तीनों ही शब्द जो है वह संसदीय व्यवस्था के लिए प्रयुक्त होते हैं। आगे बात करते हैं, सरकार के किस स्वरूप को गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय और निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। तो यह कहा जाता है राष्ट्रपति सरकार को, और इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है। तो संसदीय व्यवस्था जो है इसका उल्टा रूप है राष्ट्रपति सरकार। आगे चलते हैं, संसदीय सरकार में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है। तो यह होती है प्रधानमंत्री के पास। तो हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है और हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिका शक्ति होती है उसका वास्तविक प्रधान जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अनुच्छेद 74 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि राष्ट्रपति को उसके कार्य संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मंत्रिपरिषद होगा। तो इस प्रकार अनुच्छेद 74 के माध्यम से मंत्रिपरिषद की बात कही गई है। अनुच्छेद 75 में देखा जाए तो इसमें कहा जाता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इन दोनों अनुच्छेदों को आपको याद रखना है, संसदीय व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, केंद्र से संबंधित। आगे बात करते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है उसको राष्ट्रपति के लिए मानना अनिवार्य बना दिया गया, और यह बनाया गया 42वां एवं 44वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखिए इस प्रश्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, संसदीय सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं संसदीय सरकार में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि संसदीय सरकार जो होती है, जैसे कि उसका नाम है उत्तरदायी सरकार, तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो संसदीय सरकार है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और भारत में इसी प्रकार की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय सरकार में मंत्री किसके सदस्य होते हैं। तो विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि विधायिका यानी कि संसद, तो जो मंत्री होते हैं वह संसद के सदस्य भी होते हैं और उसके साथ साथ वह मंत्री भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं भारतीय संसदीय सरकार की जो व्यवस्था है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है और मंत्री पद धारण करता है तो कितने दिनों के अंदर उसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह अवधि है 6 माह, और अभी पिछले 1-2 दिन में अभी यह चर्चा में भी रहा है। निश्चित रूप से मैं किसकी बात कर रहा हूं आप लोगों को पता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा विपक्षी पार्टी द्वारा गठित शैडो कैबिनेट किस देश में पाई जाती है। तो यह ब्रिटेन में पाई जाती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। शैडो कैबिनेट जो है, छाया मंत्रिमंडल, किस देश की एक प्रमुख व्यवस्था है। तो यह ब्रिटेन की है, इसलिए आपको याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सरकार जिसमें समस्त शक्तियां एवं कार्य केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती है क्या कहलाती है? तो इस प्रकार की सरकार एकात्मक सरकार कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी आपको याद रखना है, एकात्मक सरकार किसे कहते हैं। अब बात करते हैं संघीय सरकार के बारे में। तो वह सरकार जिसमें शक्तियां संविधान द्वारा केंद्र एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं संघीय सरकार कहलाती है। तो संघीय सरकार की यहाँ सबसे बड़ी विशेषता आप यहाँ क्या देख रहे हैं, यह है कि यहाँ जो शक्ति होती है वह संविधान द्वारा केंद्र और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती है। तो संविधान यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, इस बात को आपको ध्यान रखना है संघीय सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित संविधान किस प्रकार की सरकार की विशेषता होती है? तो संघीय सरकार की। तो जैसा हमने देखा कि हमारे यहाँ जो सरकार है वह संघीय सरकार है और हमारे यहाँ लिखित संविधान पाया जाता है। तो संघीय सरकार में एक लिखित संविधान होता है और इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि संघीय सरकार में जो अधिकार होते हैं सरकारों के, विभिन्न सरकारों के, और जो कर्तव्य होते हैं उनके स्पष्ट जो सीमा विभाजन होता है, जो उल्लेख होता है, वह संविधान में होता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि लिखित संविधान संघीय सरकार की विशेषता होती है, ताकि यहाँ पर विवाद की स्थिति ना हो अधिकार एवं कर्तव्यों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का प्रथम एवं प्राचीनतम संघीय शक्ति वाला देश कौन है? अमेरिका। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? मात्र 7 अनुच्छेद है अमेरिका के संविधान में। और भारत के संविधान में देखा जाए तो यहाँ इतने सारे अनुच्छेद हैं। तो अपेक्षाकृत अमेरिकी संविधान में देखा जाए तो बहुत ही कम अनुच्छेद है। आगे चलते हैं, भारत में संघीय व्यवस्था अपनाने के प्रमुख कारण क्या है? तो यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आखिर भारत में संघीय व्यवस्था को क्यों अपनाया गया। तो सबसे पहला यह कारण था कि देश का बृहद आकार। तो देश का इतना बड़ा आकार है कि यहाँ पर देखा जाए तो देश को अगर एक करके रखना है, अगर सबको साथ लेके चलना है, तो उसके लिए आवश्यक था कि यहाँ संघीय व्यवस्था सरकार को ही अपनाया जाए, क्योंकि इसी संघीय व्यवस्था के सरकार में ही इस प्रकार का गुण पाया जाता है कि वह सबको साथ लेकर चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सांस्कृतिक विविधता। तो देखते हैं कि यहाँ पर इतनी विविधता है कि इन सारी विविधताओं को एक सूत्र में बांधे रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण से संघीय सरकार की जो व्यवस्था है उसको अपनाया गया है। तो ये दोनों कारण तो आपको याद रखना ही है संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण में। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघ शब्द का उल्लेख किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि किसी भी अनुच्छेद में संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है भारत के संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से आधारित है? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कनाडा से ली गई है जो संघीय व्यवस्था है भारत की वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिखित एवं बृहद होने का प्रमुख लाभ क्या है? तो अभी जैसा कि हमने चर्चा की तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है और इसका उत्तर यह है कि भारत का संविधान लिखित और बृहद यानी कि बड़ा क्यों है और उसका एक बड़ा लाभ क्या है? तो इसका बड़ा लाभ यह है कि केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां एवं अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा होने के कारण असहमति के अवसर कम उत्पन्न होते हैं। और यदि यहाँ भारत में लिखित संविधान नहीं होता तो पता चलता कि बार बार असमय कभी भी अधिकारों को लेकर, कर्तव्यों को लेकर टकराव होने स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी कारण से देखा जाए तो सबसे बड़ा लाभ हमारे संविधान के लिखित होने का और बड़ा होने का यही है कि यहाँ पर सभी की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, सभी के अधिकार का बंटवारा किया दिया गया है, ताकि आप अपने अधिकार का प्रयोग उसी सीमा तक कर सकते हैं जिस सीमा तक संविधान मान्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इन सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो यह है केंद्र के पास, यानी कि वह सूची, वह कोई विषय जिसका उल्लेख संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची में नहीं है, तो उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र के पास, यानी कि संघ सरकार के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च स्थान पे है? तो संविधान। तो संविधान क्यों सर्वोच्च स्थान पे है? क्योंकि सारी शक्तियों का स्रोत तो संविधान ही है। तो इस कारण से भारत में सबसे ज्यादा जो प्रशासनिक व्यवस्था में जो सबसे ज्यादा ऊपर है वह है संविधान, और संविधान के अनुसार ही भारत का शासन चलता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है राज्यसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर 3 प्रकार के
आपातकालीन उपबंध है? पहला राष्ट्रीय, दूसरा राज्य एवं तीसरा वित्तीय आपातकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अखिल भारतीय सेवाएं किसके लिए कार्य करती हैं? तो केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि भारतीय संविधान संघीय है और यह इसकी मूल विशेषता है? तो न्यायालय द्वारा समय समय पर संविधान की जो मूल विशेषता है उसका उल्लेख अपने निर्णयों के माध्यम से किया गया है। हालांकि मूल विशेषता के बारे में संविधान में उल्लेख नहीं है कि कौन सी इसकी मूल व्यवस्था है। तो उच्चतम न्यायालय ने SR बम्बई बनाम भारत संघ मामला 1994 में जो आया था उसमें यह कहा था कि जो भारत की संघीय व्यवस्था है यह इसकी मूल विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है और निश्चित रूप से यदि आप किसी कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे वीडियो को नियमित रूप से देखते हैं तो आपका जो रिवीजन है वह हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे जो सामान्यतः एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच। क्या बजा रहा है? आवाज आ गया। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। नमस्कार फ्रेंड्स, राजनीति विज्ञान की श्रृंखला भाग 14 में आज हम बात करने वाले हैं आपातकालीन उपबंधों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और एग्जाम में इससे प्रश्न बनते ही हैं। जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है जीके बकेट स्टडी ट्यूब, इस पर भारतीय इतिहास की श्रृंखला समाप्त हो चुकी है, भारतीय भूगोल की श्रृंखला भी समाप्त हो चुकी है और राजनीति विज्ञान की श्रृंखला चल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 18 में किन अनुच्छेदों में आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है? तो आपातकालीन उपबंध का उल्लेख जो हमारे संविधान में है जर्मनी के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 352 से 360 में 352 से 360 तक अनुच्छेदों में यहां आपातकालीन उपबंध का उल्लेख किया गया है। अब यहां पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि आपातकालीन उपबंध भारत के संविधान में आखिर शामिल क्यों किए गए? तो जैसा कि हम जानते हैं कि आपातकालीन उपबंध भारत की जो एकता है, अखंडता है और जो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है उसकी सुरक्षा हेतु आपातकालीन उपबंधों को शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि यही वह उपबंध है जो केंद्र को, यानी कि केंद्र सरकार को, संघीय सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने में सक्षम बनाती है। तो असामान्य स्थिति क्या? कभी युद्ध की स्थिति आ जाए, कभी किसी प्रकार की वित्तीय आपातकाल की स्थिति आ जाए, कभी ऐसी कोई घटना घट जाए कि जिसके कारण वहां संवैधानिक रूप से शासन नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या किया जाए? तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं राजनीतिक व्यवस्था में, शासन संचालन में, जिनमें कि विशेष प्रकार के उस समय शासन व्यवस्था की आवश्यकता होती है और इसी शासन व्यवस्था को आपातकालीन उपबंधों के माध्यम से लागू किया जाता है। और यही कारण है कि जो हमारे आपातकालीन उपबंध हैं वह भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि यही वह उपबंध है जिसमें हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था सामान्य रूप से जो संघीय व्यवस्था कहलाती है वह संघीय से एकात्मक स्वरूप में बदल जाती है। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान में। 352 अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तो ये 3 कंडीशन है जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। दूसरे अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 356। तो अनुच्छेद 356 किस स्थिति में लगता है? जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन को राज्य आपातकाल भी कहा जाता है या फिर संवैधानिक आपातकाल भी कहा जाता है। तो आपको यह याद रखना है संवैधानिक आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है। तो अनुच्छेद 356। क्वेश्चन को थोड़ा घुमा घुमा कर एग्जाम में आजकल पूछा जा रहा है, तो हर एक डायमेंशन से आप प्रश्न को देखते चलें और मेरी यह कोशिश रहेगी कि जब मैं किसी चैप्टर को आपके सामने जब कराऊं तो एक भी संभावित प्रश्न न छूटने पाए। तो निश्चित रूप से यदि आप मेरा वीडियो नियमित रूप से देखते हैं तो कोई भी एग्जाम हो 1 लाइनर फॉर्मेट वाला, उसमें सामान्य अध्ययन से प्रश्न शायद ही कभी छूटेगा। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 360 के बारे में। तो अनुच्छेद 360 भारत की वित्तीय अस्थायित्व या साख के खतरे होने पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो इस प्रकार से 3 महत्वपूर्ण आपातकालीन
व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में, और इन्हीं के माध्यम से जो विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होती है उनसे निपटा जाता है। अब बात करते हैं आपातकालीन की घोषणा किसके द्वारा होती है। तो राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है, और जब राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है तो यहाँ पर दो प्रकार के आपातकाल की बात होती है। तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल की अभी बात कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल घोषित हो जाता है तो उसको बाह्य आपातकाल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि हम अनुच्छेद 352 के संदर्भ में अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बारी बारी से हम सभी अनुच्छेदों को देखेंगे, जो 3 आपातकाल है तीनों को देखेंगे। तो अनुच्छेद 352 के तहत बाह्य आपातकाल कब लगाया जाता है? जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण स्थिति ऐसी उत्पन्न होती है कि उस स्थिति में आपातकाल यदि घोषित किया जाता है तो उसे बाह्य आपातकाल कहते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जब आपातकाल की घोषणा होती है तो उस आपातकाल को आंतरिक आपातकाल कहते हैं। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि आंतरिक आपातकाल की से आप क्या समझते हैं, या आंतरिक आपातकाल की घोषणा किसके माध्यम से होती है? तो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से होती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये 2 कंडीशन है जिसमें आंतरिक आपातकाल और बाह्य आपातकाल में हम बांट सकते हैं। आगे बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन 1978 के बारे में। 44वां संविधान संशोधन 1978 इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वह संशोधन है जिसके माध्यम से सशस्त्र विद्रोह नामक शब्द को भारत के संविधान में आपातकाल में शामिल किया गया। और सशस्त्र विद्रोह को के पहले यहाँ पर मूल जो संविधान था उसमें आंतरिक गड़बड़ी शब्द शामिल था। तो आंतरिक गड़बड़ी को हटाकर सशस्त्र विद्रोह क्यों लाया गया? तो इसके पीछे देखा जाए तो हम 1975 के आपातकाल को हम देख सकते हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और उस समय भारत में इमरजेंसी लगाया गया था, आपातकाल लगाया गया था। तो जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस समय जो इमरजेंसी लगाया गया था उसका कारण बताया गया था आंतरिक गड़बड़ी। और आंतरिक गड़बड़ी अगर आप देखें इस शब्द को तो यह शब्द कुछ स्पष्ट नहीं है कि आखिर कौन सी वह आंतरिक गड़बड़ी होगी जिसके आधार पर आपातकाल लगाया जा सकता है। तो निश्चित रूप से इस शब्द का सत्ताधारी अपने मन मुताबिक दुरुपयोग कर सकते थे, और हुआ भी 1975 में यही तो हुआ कि इस आंतरिक गड़बड़ी का अपनी सुविधानुसार तत्कालीन सरकार द्वारा यूज किया गया और इसी के आधार पर इमरजेंसी 1975 में लगाया गया। तो ऐसी स्थिति भविष्य में दोबारा ना आए, इसीलिए आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द वहां पर रखा गया। तो यहां पर यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि प्रारंभ में मूल रूप से संविधान ने राष्ट्रीय आपातकाल के तीसरे शब्द के रूप में आंतरिक गड़बड़ी शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस शब्द से विस्थापित किया गया। तो यह आपको याद रखना है। थोड़ा सा अगर और बैकग्राउंड को अगर आपको समझना हो तो अब आप यह समझ सकते हैं कि 1975 में जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार थी तो उस सरकार में जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने लिखित सिफारिश के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र लिखा और कहा कि अभी राष्ट्रीय आपातकाल आप घोषित करें। और यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई थी तो इस आपातकाल की घोषणा का जो अनुमोदन है वह मंत्रिमंडल द्वारा नहीं लिया गया था, यानी कि सिर्फ इंदिरा गांधी की मर्जी से यह आपातकाल लगाया गया था। तो हम यह भी कह सकते हैं कि 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की घोषित करने की सलाह दे दी, और उसी आधार पर जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। और मंत्रिमंडल को तो बाद में पता चला कि हमारे देश में आपातकाल लग चुका है, और इसी कारण से 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री जो अकेले बात करने के संदर्भ में, यानी कि अकेले आपातकाल लगाने के संदर्भ में जो राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते थे, उस प्रावधान को भी हटा दिया गया। अब आगे देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और समझते हैं राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, तो एक संविधान संशोधन हमने देखा 44वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद बात करते हैं 38वें संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था। तो 38वें संविधान संशोधन में क्या व्यवस्था थी? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया था। तो जब
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई तो उस समय यह भी एक संविधान संशोधन लाया गया कि जो आपातकाल की घोषणा है वह न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं की जा सकती। तो निश्चित रूप से यह स्थिति बहुत ही विकट थी, क्योंकि अगर कोई तानाशाह प्रधानमंत्री हो और वह अपनी इच्छा से राष्ट्रपति शासन लगा दे अपने निजी स्वार्थ के लिए और उसकी न्यायिक समीक्षा भी ना हो, तो निश्चित रूप से वह स्थिति एक लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी नहीं हो सकती है। तो 38वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया और निश्चित रूप से देखते हैं कि इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग किया और इसी कारण से 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा यह किया गया कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वह न्यायिक समीक्षा के दायरे में रहेगा। आगे बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में। तो इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की शक्ति प्राप्त है। तो देखिए, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है, मान लेते हैं कि किसी भी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह होता है तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लग सकता है। लेकिन जब भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, मान लेते हैं कि इतना बड़ा राष्ट्र है, ठीक है, नक्शा थोड़ा सा इधर उधर बना है लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह की स्थिति हुई है। अब इस स्थिति में यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है तो पूरा देश उससे प्रभावित हो जाएगा, पूरी देश की जो सिस्टम है वो व्यवस्था वह प्रभावित हो जाएगी। तो इसी स्थिति से बचने के लिए 42वें संविधान संशोधन 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं, यानी कि जो क्षेत्र प्रभावित है उसी क्षेत्र में सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाए। तो यह एक अच्छी व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि यदि किसी क्षेत्र विशेष में होती है तो निश्चित रूप से वहां की स्थिति को सुधारने के लिए वहां पर राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं तो वह ज्यादा बेहतर होगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा जब इसकी घोषणा हो जाती है राष्ट्रीय आपातकाल की तो संसद का अनुमोदन कैसे होता है। तो राष्ट्रपति जब घोषणा कर देते हैं तो संसद के पास यह अनुमोदन के लिए जाता है और संसद को 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन करना अनिवार्य होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपातकाल की घोषणा जारी होने के पश्चात 1 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा इसे अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। तो 1 महीने के भीतर ऐसा इसमें अनुमोदित किया जाना आवश्यक है राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। और मूल रूप से जब मूल संविधान था तो उस समय यह जो अवधि थी वह 2 माह की थी, तो आपको यह भी ध्यान रखना है, लेकिन बाद में घटाकर इसे 1 माह कर दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन को आपको फिर से याद रखना है, यह जो 1 माह की अवधि है दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रपति द्वारा जो आपातकाल की राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है उसको अनुमोदन देने में यह दोनों सदनों द्वारा 1 माह कर दी गई। और जब संसद द्वारा दोनों सदनों के सदन द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो आपातकाल 6 माह तक लगातार जारी रह सकती है और 6 माह बाद इसका अगर जारी रखना हो तो फिर से प्रस्ताव पेश किया जाता है और इस प्रकार से दोनों सदनों द्वारा यह फिर से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा जो उद्घोषणा होती है आपातकाल की उसको आगे आवश्यकता अनुसार जारी रखा जा सकता है। इसके अलावा एक प्रश्न यह भी बनता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की समाप्ति की जानी है तो यह समाप्ति किस प्रकार से होती है। तो इसका उत्तर यह होता है कि किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति इसकी समाप्ति कर सकते हैं। इसी क्रम में एक प्रश्न यह भी आता है कि आपातकाल में संसद द्वारा राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने दिनों तक प्रभावी रहते हैं, क्योंकि जब आपातकाल लग जाता है तो उस समय जो राज्य के विषय हैं वह केंद्र के नियंत्रण अधीन आते हैं और जो भी उस पर कानून बनता है वह केंद्र बनाता है। तो ऐसे कानून जो है वह 6 माह तक प्रभावी रहते हैं आपातकाल की समाप्ति के बाद। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में, ठीक है, एक बार में कितनी अवधि हेतु बढ़ाया जा सकता है। तो यह 1 वर्ष में बढ़ सकता है एक बार में, और ऐसा हुआ भी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और जैसा कि अनुच्छेद 19 हम जानते हैं अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार है इसमें, तो अनुच्छेद 358 जो है अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार के निलंबन से संबंधित है और इसके बारे में यदि थोड़ा सा हम जान लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अनुच्छेद 358 में यह कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है
तब अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो आपको यह याद रखना है, इसके लिए अलग से आदेश पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती है अनुच्छेद 358 के अनुसार। दूसरे शब्दों में कहें तो राज्य अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों को कम करने या इसको हटाने के लिए कानून बना सकता है या कोई भी कार्यकारी निर्णय ले सकता है। इसी संबंध में दूसरा प्रश्न यह बनता है कि अनुच्छेद 358 किस आधार पर घोषित आपातकाल में लागू होता है। तो जो राष्ट्रीय आपातकाल की जो 3 स्थितियां हमने देखी, उनमें से केवल 2 स्थिति यानी कि बाह्य आपातकाल में ही लागू होता है। तो वह बाह्य आपातकाल की स्थिति कौन सी है? पहला युद्ध या आक्रमण, यानी कि आंतरिक अशांति, आंतरिक उपद्रव के आधार पर यह राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो उस स्थिति में अनुच्छेद 19 के तहत जो मूल अधिकार होता है वह निलंबित नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 19 के तहत मूल अधिकार उस स्थिति में निलंबित नहीं होते जब राष्ट्रीय आपातकाल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाता है। केवल बाह्य आपातकाल यानी कि युद्ध या आक्रमण, बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही अनुच्छेद 358 के तहत घोषित आपातकाल में अनुच्छेद 19 के मूल अधिकार निलंबित होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 20 तथा 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 359। तो 359 उन सभी मूल अधिकारों को समाप्त कर देता है सिर्फ अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। हालांकि देखा जाए तो मूल अधिकार समाप्त नहीं होते, यानी कि निलंबित नहीं होते। मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। बस निलंबित होता है क्या? तो जो मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में जो न्यायालय जाने का अधिकार है वह निलंबित हो जाता है। यानी कि इस स्थिति में, राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, यदि हमारा किसी प्रकार का मूल अधिकार उल्लंघन होता है, यानी कि मान लेते हैं कि मुझे अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है, तो उस मूल अधिकार के उल्लंघन की दिशा में मैं अगर न्यायालय जाना चाहूँ संवैधानिक उपचारों के तहत तो न्यायालय नहीं जा सकता। तो यह स्थिति हो जाती है। अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। तो कब कब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति आई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1962। तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में राष्ट्रीय आपातकाल भारत में पहली बार लगाया गया था। इसके बाद बात करते हैं 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो यह दूसरी स्थिति थी जब भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था और इसी युद्ध के फलस्वरूप बांग्लादेश का जन्म हुआ था, जिसे पूर्व में पूर्वी पाकिस्तान भी कहा जाता था। तो भारत के इतिहास में देखा जाए तो यह एक बहुत बड़ा घटना माना जाता है जब बांग्लादेश का जन्म होता है भारत के पड़ोस में। पूर्वी पाकिस्तान इसे पूर्व में कहा जाता था। तीसरी आपातकाल की स्थिति आती है 1975। तो 1975 की जो स्थिति होती है वह आंतरिक उपद्रव के आधार पर लगाई जाती है आपातकाल। क्यों? क्योंकि मूल संविधान में हमने देखा कि जो आपातकाल लगाने की जो तीसरी कंडीशन है उसमें आंतरिक उपद्रव शब्द का प्रयोग किया गया है और उसी शब्द को इस्तेमाल करते हुए 1975 में आपातकाल लगाया गया। इस संबंध में एक प्रश्न यह भी बनता है कि 1971 तथा 1975 में घोषित आपातकाल की समाप्ति कब हुई? तो ये दोनों जो आपातकाल हैं वह 1977 में समाप्त होते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, इन दोनों आपातकाल की समाप्ति 1977 में होती है। नेक्स्ट प्रश्न यह बनता है कि 1975 में घोषित आपातकाल के कारण तथा परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो शाह आयोग का गठन किया गया था उस समय। तो आंतरिक उपद्रव के आधार पर जो आपातकाल लगाया गया था, क्या वास्तव में वह सही था या नहीं था? तो इस स्थिति को पता लगाने हेतु शाह आयोग का गठन किया गया था और शाह आयोग ने यह अपनी रिपोर्ट में बताया कि जो इस स्थिति में आपातकाल लगाया गया था आंतरिक उपद्रव के आधार पर, यह आपातकाल अवैधानिक था, यानी कि यह किसी भी मामले से सही नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न यह उठता है आपातकाल के संबंध में कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम समय अवधि कितनी हो सकती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय आपातकाल के अधिकतम समय अवधि की कोई निश्चित सीमा नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यह बन सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषणा संबंधी प्रस्ताव संसद में किस प्रकार से पारित किया जाना चाहिए? तो विशेष बहुमत के द्वारा। तो ये थे राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन यानी कि धारा 356। तो किन किन स्थितियों में यह राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है राज्यों में? तो अनुच्छेद 356 के अधीन राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरा है कि अनुच्छेद 365 में यह कहा गया है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा राज्यों को दिए गए निर्देश के पालन या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाता है तो उस स्थिति में भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यानी कि संविधान में दो स्थितियां हैं जिनके तहत अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन घोषित किया जाता है। तो पहली स्थिति संवैधानिक तंत्र का विफल होना और दूसरी स्थिति, लेकिन दूसरी स्थिति में हमें यह ध्यान रखना है कि दूसरी स्थिति का उल्लेख अनुच्छेद 365 में किया गया है। तो वह स्थिति है दूसरी स्थिति जब राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन या उसे प्रभावी करने में असफल हो जाता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा होने के बाद क्या होता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उस स्थिति में जब घोषणा हो जाती है तो उसके बाद जो यह प्रस्ताव है यह संसद के पास जाता है। संसद के पास क्यों जाता है? वह इसलिए कि राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की घोषणा जारी होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। तो यह हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन घोषणा होने के बाद, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा होने के बाद 2 महीने के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और जब संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है, स्वीकृत हो जाता है, तो एक बार में राष्ट्रपति शासन की जो अवधि होती है वह 6 माह तक जारी रहती है। और प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति के माध्यम से राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। तो यह हमें याद रखना है। और जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो शासन लागू होने के बाद मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्री परिषद होती है वह राष्ट्रपति द्वारा भंग कर दी जाती है और वहां का जो शासन है वह राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा गया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा और यह लगाया गया 1951 ईस्वी में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। पंजाब में 1987 में लागू राष्ट्रपति शासन किस संविधान संशोधन द्वारा 5 वर्ष तक जारी रहा गया? तो 3 वर्ष से ज़्यादा यदि किसी क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो उस स्थिति में संविधान में संशोधन किए जाने की व्यवस्था का प्रावधान है। तो यह है 68वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन से संबंधित। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी कहा जाता है कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति की घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। SR बॉम्बई मामला 1994। तो इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि यदि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है तो वह घोषणा न्यायिक समीक्षा योग्य है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी बनता है कि पंजाब में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रधानमंत्री के काल में रहा? तो इंदिरा गांधी के काल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति का शासन रहा। तो कहा जाता है कि 49 बार लगभग राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में चला। कुछ बुक्स में आप देखेंगे, न्यूज़पेपर में देखेंगे तो थोड़े बहुत आंकड़े में डिफरेंस आएंगे। तो मैं आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है कि सबसे ज़्यादा जो राष्ट्रपति शासन है वह इंदिरा गांधी के शासनकाल में रहा। और अगर राष्ट्रपति की बात करें कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया राज्यों में, तो वह है नीलम संजीव रेड्डी। तो यह भी आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक क्वेश्चन यह भी याद रखना है कि अलग अलग अवधि में, यानी कि अलग अलग अवधि में, यहाँ पर आप ध्यान दें, विभिन्न अवधि में किस राज्य में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन
लागू रहा? तो सबसे ज़्यादा दिनों तक राष्ट्रपति शासन पंजाब में लागू रहा, अलग अलग अवधि तक, मतलब कि अलग अलग कालों में। और इसी क्रम में यदि सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा मणिपुर। तो मणिपुर में अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। तो कुछ स्थानों पर आपको मणिपुर के बजाय उत्तर प्रदेश भी मिलेंगे, लेकिन अधिकांश स्थानों पर मुझे मणिपुर मिला है, इसीलिए मैं मणिपुर को यहाँ पर सही मानते हुए आपको बता रहा हूँ। एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन एक ही बार लगा, मतलब एक बार में, एक अवधि में सबसे ज्यादा लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? तो यह राज्य है जम्मू कश्मीर, जो आपको याद रखना है। और जम्मू कश्मीर में यह जो आतंकी गतिविधियां बढ़ी थी और जो संवैधानिक व्यवस्था वहां असफल हो गई थी, तो उस कारण से जम्मू कश्मीर में लगाया गया था 6 वर्ष के लिए। एक बार लगाया, यानी कि 1990 में जो राष्ट्रपति शासन जम्मू कश्मीर में लगा वह कंटिन्यू 1996 तक चला। तो ये सारे तथ्य आपको राष्ट्रपति शासन के संबंध में याद रखने हैं। आगे बात करते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो वित्तीय आपातकाल में देखा जाए तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है, और वित्तीय आपातकाल को घोषणा करने का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति को है। तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि वित्तीय जब भी मामला आता है तो सामान्य सा एक प्रश्न यही उठता है मन में, प्रश्न या संभावना बनती है कि वित्तीय आपातकाल है तो हो सकता है कि इसका प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही होगा, क्योंकि देखा जाए तो वित्तीय मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली है। लेकिन हमें यहाँ यह बात ध्यान रखना है कि वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा होती है, उसकी जो मंजूरी होती है, वह मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में रखा जाता है, चाहे लोकसभा में रखें या राज्यसभा में, तो किसी भी सदन में रख सकते हैं। और यह जो सदन में रखा जाता है यह सामान्य बहुमत द्वारा पारित होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। तो ये सब बहुत ही माइनर तथ्य हैं, प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ऐसे ही प्रश्नों में सामान्यतः कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सब आपको क्लियर कर लेना है माइंड में, ठीक है। तो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मंजूरी मिलने के बाद वित्तीय आपातकाल कितने वर्षों तक प्रभावित रहता है, कितने समय तक प्रभावित रहता है? तो वित्तीय आपातकाल में आपको यह याद रखना है कि एक बार जब इसकी मंजूरी मिल जाती है तो यह अनिश्चित काल तक प्रभावी रह सकता है, जब तक कि इसको पुनः वापस लिए जाने की घोषणा नहीं की जाए। तो यदि एग्जाम में यदि यह प्रश्न बनता है कि वित्तीय आपातकाल को आगे जारी रखने के लिए क्या संसद की मंजूरी आवश्यक है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि जब मंजूरी एक बार मिल जाती है तो इसका जो प्रभाव है वह अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि पुनः इसे वापस लेने की घोषणा नहीं की जाती है। और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय का आपातकाल नहीं लगाया गया, यानी कि अभी तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सके। और इसके अलावा एक प्रश्न और यहाँ बनता है जिसे आप याद रख सकते हैं, वही 44वां संविधान संशोधन 1978। तो आपातकाल में देखा जाए तो 44वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है उसको भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो ये थे भारत के जो राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित थे आपातकाल के, उनसे संबंधित प्रश्न को यहाँ पर शामिल किया गया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।